हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज की जो क्लास रहेगी इस क्लास में हम लोग जुलाई महीने में जितने भी आरबीआई के सर्कुलर आए हुए थे उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए तभी बेनिफिशियल होगी जब आप लोगों ने आरबीआई सर्कुलर पहले से पढ़ रखा होगा, कहीं से भी पढ़ रखा हो, आरबीआई की वेबसाइट से, कहीं और से, जहाँ से भी पढ़ रखा है। मतलब ये कहना है कि आरबीआई के सर्कुलर अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तभी आप लोग इसके क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये क्लास अगर अभी तक आपने जुलाई महीने का आरबीआई सर्कुलर नहीं पढ़ा है तो फिर ये क्लास आपके लिए कोई मतलब का है नहीं, आप इसके आंसर्स नहीं कर पाएंगे। 28 या 29 क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जुलाई महीने के जितने भी आरबीआई के सर्कुलर आए हुए थे 28 या 29 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है और ये अपने हिसाब से मैंने फ्रेम किया हुआ है। आईबीपीएस जो है एग्जाम में और भी दूसरे तरीके से फ्रेम कर सकता है, तो उसके लिए भी आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर रहना है। और जितने भी एमसीक्यूज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को ऐप पर ई बुक वाले सेक्शन में मिल जाएगी। तो मैं इस क्लास के बाद में अपलोड कर दूंगा पीडीएफ, वहाँ पे जाके आप लोग इसके क्वेश्चंस की पीडीएफ वगैरह वहाँ पे ले सकते हैं। ऐप ओपन करेंगे, ऐप ओपन करने के बाद में वहाँ पे ई बुक वाला सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पैरेलली अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल वगैरह अपना नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक वगैरह भी दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। क्विजेज वगैरह अभी थोड़ा बहुत हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो तैयारी आपकी थोड़ा सा बढ़िया ही रहेगी। ठीक है ना। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इस क्लास के लिए। आरबीआई सर्कुलर जुलाई महीने का है ये, तो कहीं से भी पढ़े हो आप, खुद से पढ़े हो, जैसे भी पढ़े हो, तो तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी और बहुत डीप में जाएंगे भी नहीं। क्वेश्चन जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस मैं फ्रेम कर सकता था उतना फ्रेम करके आपको बता रहा हूँ और ये बताने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखो इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है फॉर्म A2 यूज्ड फॉर, यानी कि फॉर्म A2 का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, इनवर्ड रेमिटेंस, आउटवर्ड रेमिटेंस, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आउटवर्ड रेमिटेंस। ठीक है, आउटवर्ड रेमिटेंस जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आउटवर्ड रेमिटेंस के लिए जो है फॉर्म A2 यूज़ किया जाता है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस जब किए जाते हैं तो जो बिजनेसेस होते हैं और जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके द्वारा ये फॉर्म जो है फॉर्म A2 फिल किया जाता है। रेमिटर का बेनिफिशियरी वगैरह का डिटेल वगैरह मतलब इसमें फिल किया जाता है, तो वो चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई गई हैं, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। ऑप्शन नंबर है आउटवर्ड रेमिटेंस इसका सही उत्तर हो जाएगा। As per the RBI's recent circular, what is the new limit on the account that can be remitted using the online form A2? ठीक है, क्या कह रहा है ये। आरबीआई के हालिया परिपत्र के अनुसार ऑनलाइन फॉर्म A2 का उपयोग करके भेजी जा सकने वाली धनराशि की नई सीमा कितनी है। ठीक है ना। फॉर्म A2 का यूज़ करके हम लोग जो पैसा भेजते हैं, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स जो किया जाता है, तो कितनी राशि तक हम कर सकते हैं, वो न्यू लिमिट ऑफ द अमाउंट पूछा गया है। इसमें ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा नो लिमिट। ऑप्शन नंबर बी नो लिमिट इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले ये लिमिट इंडिविजुअल्स के लिए अप टू 25,000 USD हुआ करती थी और बिजनेसेस के लिए ये अप टू 1 लाख USD हुआ करती थी। ठीक है ना। लेकिन अब नए सर्कुलर जब लाया गया तो ये लिमिट जो है वो हटा दी गई है। ठीक, तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। इस तरीके से लिमिट भी दे दिया जाएगा और अगर आप लोग ढंग से नहीं पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नो लिमिट, ऑप्शन नंबर बी। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एज पर आरबीआई रिसेंट सर्कुलर ऑन रिलीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर मिसलेनियस रेमिटेंसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज आर करेक्ट। ठीक है, विविध प्रेषणों के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने पर आरबीआई के हालिया प्रपत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है। ठीक है, ये इसमें पूछा गया है। ये 4 पॉइंट दिए गए हैं और ये ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इसमें ये पूछा गया है कि कौन से पॉइंट सही हैं। ठीक, सारे के सारे पॉइंट आप लोग पढ़िए, सारे के सारे पॉइंट आरबीआई के सर्कुलर से ही डायरेक्ट उठाए गए हैं, क्लासेस में पढ़ाया भी गया है। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट पढ़िए और बताइए कि कौन सा इसमें सही हो जाएगा। और इस तरीके से क्वेश्चंस लास्ट ईयर जीबीओ में पूछा गया था। ठीक है, सर्कुलर के सारे पॉइंट दे दिए गए थे और पूछा गया था कि कौन सा सही है। तो ये आप तभी कर पाओगे जब उसके सारे जरूरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आपको पता रहेंगे। ठीक ना। सर्कुलर वगैरह आरबीआई की वेबसाइट पे जाके देखोगे आप लोग तो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे हो जाते हैं ना, तो कई बार उतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं होती यार। हमको ना सीधा सीधा सा फंडा आप लोग याद रखो कि पीएचडी और मास्टरी नहीं करनी है आरबीआई के सर्कुलर में कि घुसे जा रहे हैं उसमें, मतलब पता नहीं कितना नॉलेज लिए जा रहे हैं ना। लोग ऐसे बोलते हैं कि और इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं, जो डाटा का जो खेल है वो चीज़ें याद रखो। अब सर्कुलर में कई सारी टर्मिनोलॉजी आ जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। उतना जाके हम क्या ही करेंगे यार, हमको तो अपना सीधा सीधा एग्जाम क्लियर करना है। तो एग्जाम ओरिएंटेड जो चीज़ें होती हैं उसी हिसाब से चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई गई हैं और उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि इसका आंसर आप लोग सही बता दिए होंगे। ऑल करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जितने भी पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं सारे के सारे पॉइंट इसमें सही हैं। एक बार आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और
मैंने बताया ना कि आप लोगों को खुद से इसका आंसर देते हुए चलना है, और वीडियो एंड होने के बाद में क्लास के एंड में आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आप लोगों ने आरबीआई सर्कुलर पढ़ रखा है तभी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग देखिएगा। और जो सर्कुलर जब मैं पढ़ा रहा था तो सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई थी ना, तो वो चीज़ें आप लोग रिकॉल कर लेना। देखो पहले क्या होता था कि पहले 25,000 USD तक का रेमिटेंस के लिए एक नॉर्मल सिंपल सा एक फॉर्म फिल करके क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस कर देते थे, पैसा भेज देते थे बाहर। लेकिन अभी क्या है कि ये लिमिट हटा दी गई है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो जो आपने जहाँ पे नो लिमिट आंसर लगाया था वही है, ये लिमिट हटा दी गई है। और अब फॉर्म A2 फिल करना ही होगा किसी भी वैल्यू के क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस के लिए, ठीक है ना। किसी भी वैल्यू के क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस के लिए जो लिमिट थी 25,000 USD की और 1,00,000 USD की, वो हटा दी गई है। तो अब आप चाहे 25,000 से कम का भी कर रहे हैं तो वो फॉर्म A2 फिल करना होगा। चीज़ों को रिकॉल करो, चीज़ों को ध्यान में बिठाओ, ठीक। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स सही हैं। इन सारे के सारे पॉइंट्स को एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, सब कुछ सही है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। ऑल करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द फ्रेमवर्क फॉर डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर, ठीक है। इसका क्या मतलब हो जाएगा, घरेलू धन हस्तांतरण के लिए रूपरेखा किस वर्ष में शुरू की गई है। डीएमटी पर भी एक सर्कुलर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, उसी सर्कुलर में ये बताया गया था कि ये कब डीएमटी जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है, ये टाइमिंग वाइमिंग भी पूछी जाती है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2011, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2011 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और इसके लिए जो सर्कुलर आया था ना, आप उसमें वेबसाइट पे जाके आप लोग देखेंगे आरबीआई के ऑफिशियल, तो 5 अक्टूबर 2011 को इसके लिए प्रॉपर एक दिशा निर्देश जारी किया गया था इसके लिए। और उसके बाद में अभी जुलाई में इसमें चेंजेस किया गया है, इस फ्रेमवर्क को रिव्यू करके कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो अभी के लिए इतना जानो कि 2011 में डीएमटी फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया गया था। चेंजेस जो किए गए हैं उसके क्वेश्चंस मैं आगे भी आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, उसका सही आंसर देने की कोशिश करो। देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, द गाइडलाइंस ऑन विच टाइप ऑफ मनी ट्रांसफर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ द डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर रिव्यू ऑफ फ्रेमवर्क रिलीज ऑन 24 जुलाई 2024। 24 जुलाई 2024 को जारी की गई घरेलू धन हस्तांतरण डीएमटी रूपरेखा की समीक्षा के दायरे से किस प्रकार के धन हस्तांतरण को बाहर रखा गया है, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब हो जाएगा। सही से इसका आंसर देने की कोशिश करो आप लोग। पढ़ाया गया था आप लोगों को कैश पे आउट सर्विस, कैश पे इन सर्विस, कार्ड टू कार्ड सर्विस, सारी चीज़ें पढ़ाई गई थी। तो किसको बाहर रखा गया है, इसमें क्या पूछा गया, एक्सक्लूडेड, ठीक है ना। किसको बाहर रखा गया, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर रिव्यू ऑफ फ्रेमवर्क जो रिलीज़ किया गया था उसके हिसाब से किस टाइप के मनी ट्रांसफ़र को जो है इसके दायरे से बाहर रखा गया, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कार्ड टू कार्ड, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कार्ड टू कार्ड, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्ड टू कार्ड ट्रांसफ़र की जो पुरानी 2011 वाला जो सर्कुलर आया हुआ था, जो 2011 में 5 अक्टूबर 2011 वाला जो गाइडलाइंस नहीं आई थी, उसमें जो भी गाइडलाइंस है वही गाइडलाइंस इसमें भी रखा गया। मतलब कि कार्ड टू कार्ड वाली जो गाइडलाइंस है इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, जबकि पे आउट, कैश पे आउट सर्विस और कैश पे इन सर्विस, इन दोनों में चेंजेस किया गया है, ठीक। तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा कार्ड टू कार्ड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, द सर्कुलर इशूड ऑन डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर रिव्यू ऑफ फ्रेमवर्क ऑन 24 जुलाई शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम विच डेट, ठीक है। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र यानी कि डीएमटी, जो ये डीएमटी वाला सर्कुलर आया हुआ था, ये जो परिपत्र जारी किया गया था, ये किस तारीख से प्रभावी होगा, ये डेट पूछी गई है इसमें, ठीक है। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र रिव्यू ऑफ फ्रेमवर्क जो कि 24 जुलाई 2024 को जारी किया गया था, कौन सी डेट से ये प्रभावी हो जाएगा, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 2024, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 1 नवंबर 2024 से ये जो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र परव्यू ऑफ फ्रेमवर्क आया हुआ था, ये प्रभावी हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये डेट भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट, एज पर आरबीआई रिसेंट सर्कुलर ऑन डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर परव्यू ऑफ फ्रेमवर्क, व्हाट इज द मैक्सिमम पर ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर कैश पे आउट सर्विस। क्वेश्चन बढ़िया है। घरेलू धन हस्तांतरण रूपरेखा की समीक्षा पर आरबीआई के हालिया प्रपत्र के अनुसार नगद भुगतान सेवा के लिए प्रति लेन देन अधिकतम सीमा क्या है। क्वेश्चन ना समझ में आए तो वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन समझ लेना कि क्या पूछा गया है इसमें। आरबीआई का जो सर्कुलर आया हुआ था डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर पर रिव्यू ऑफ फ्रेमवर्क, उस सर्कुलर के हिसाब से कैश पे आउट सर्विस के लिए मैक्सिमम पर ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है।
10,000 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रख लेना। और मैक्सिमम 10,000 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं किया जा सकता है किसी भी कीमत में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 10,000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एज पर RBI's recent circular on domestic money transfer review of framework, what is the monthly cap limit for cash payout service? यानी कि घरेलू धन हस्तांतरण रूपरेखा की समीक्षा पर RBI के हालिया परिपत्र के अनुसार नगद भुगतान सेवा के लिए मासिक सीमा क्या है? वो पर ट्रांजैक्शन पूछा गया था, या मंथली कितना भेजा जा सकता है ये पूछा गया है इसमें। ठीक है, 25,000, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 25,000 मंथली जो है वो 25,000 रुपीज़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता कैश पे आउट सर्विस के तहत, जबकि पर ट्रांजैक्शन मैक्सिमम लिमिट 10,000 थी। ये पहले पढ़ाया गया अभी आप लोगों को इससे पहले, ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन में ये आप लोगों को पढ़ाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, एज पर द RBI's recent circular on domestic money transfer review of framework, what is the per transaction limit for depositing cash through NEFT फॉर कैश पे इन सर्विस? ध्यान रखना, कैश पे इन सर्विस की यहाँ पे बात हो रही है। घरेलू हस्तांतरण रूपरेखा की समीक्षा पर RBI के हालिया परिपत्र के अनुसार नगद भुगतान सेवा के लिए NEFT के माध्यम से नकदी जमा करने की प्रति लेनदेन सीमा क्या है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। ये NEFT के माध्यम से पूछा गया है, 50,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, NEFT के माध्यम से 50,000 रुपीज़ तक पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से डिपॉजिट किया जा सकता है। ठीक है, ये पर ट्रांजैक्शन की लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। और ये कैश पे इन सर्विस के लिए, पे इन और पे आउट पे भी ध्यान देना क्वेश्चन में, नहीं तो पता लगे कि पे इन और पे आउट में ही गलती कर बैठो आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एज पर द RBI's recent circular on domestic money transfer review of framework, what is the per transaction limit for depositing cash through business correspondents एंड ATMs फॉर कैश पे इन सर्विस? ठीक है, क्या कह रहा है? घरेलू धन हस्तांतरण रूपरेखा की समीक्षा पर RBI के हालिया परिपत्र के अनुसार नगद भुगतान सेवा के लिए व्यवसाय संवाददाताओं यानी कि बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स और ATM के माध्यम से नकदी जमा करने की प्रति लेनदेन सीमा क्या है? ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। तो सही करने का आंसर देने का प्रयास करना आप लोग, और नहीं आएगा तो डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, वो आंसर भी याद कर लेना आप लोग। और नहीं तो ऐप पे इसकी PDF भी मिल जाएगी, वो PDF भी आप लोग देख लेना, मतलब पढ़ लेना, वहाँ से जाके आप लोग चीज़ें पढ़ सकते हो। ठीक है ना, करना क्या है कि वो सबके लिए PDF फ्री में है, ई बुक वाले सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप लोग जाके ले सकते हो। देखो, बहुत होता क्या है ना कि कई बार ना हमको एग्जाम में बहुत ज़्यादा सर्कुलर के डीप में जाने की ज़रूरत नहीं होती, उतना सब कुछ नहीं पूछा जाता। जो जरूरी चीज़ें हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वही चीज़ें करा रहा हूँ यहाँ पे। तो वो चीज़ें आप लोग अगर ये आपकी सही हो रही हैं तो ठीक है ना, फिर गलती होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, तो ये इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग देने की कोशिश करो, और नहीं है तो जाके एक बार वीडियो फिर से देखो, फिर से पढ़ाई करो, चीज़ें हो जाएंगी। इसका सही उत्तर बताओ आप लोग क्या होगा, और उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक आप लोगों ने बता दिया होगा। ₹5,000 पर ट्रांजेक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है ना, किसके लिए है ये? बिजनेस करेस्पॉन्डेंट एंड ATM। ठीक है, ATM से भी पैसे जमा होते हैं ना, तो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट और ATMs, ये चीज़ आप लोग याद रखना। 5,000 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स और ATM के माध्यम से मैक्सिमम 5,000 रुपये पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से डिपॉजिट किया जा सकता है कैश पे इन सर्विस के तहत, कैश पे इन सर्विस के तहत में। और इसकी जो मंथली लिमिट है, मंथली लिमिट देखो ये दिया गया है, ये क्वेश्चन में बता दिया 25,000 रुपये है, तो इसे भी आप लोग याद कर लेना। अगर यहीं पे मंथली लिमिट पूछता तब 25,000 पर ट्रांजेक्शन हो जाता बिजनेस करेस्पॉन्डेंट और ATMs के द्वारा। याद रखना, चीज़ों को बारीकी को समझना आप लोग। क्वेश्चन सर्कुलर पढ़ने में बहादुरी नहीं है कि RBI की वेबसाइट पर जाके पढ़ लिए, यहाँ से पढ़ लिए, वहाँ से पढ़ लीजिए, बहादुरी नहीं है। क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं और आप उसको टैकल कैसे कर पा रहे हो, चीज़ें याद कितनी रह रही हैं, वो चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए कराई जा रही हैं, और आप लोग इसको करो। तो इसका जो मंथली लिमिट अगर पूछा जाएगा तो मंथली लिमिट जो हो जाएगी ये 25,000 पर ट्रांजैक्शन हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहीं पे दोनों क्वेश्चन बता दिया है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग को क्या बोला गया है इसमें। एज पर द RBI's recent circular on domestic money transfer review of framework, which of the following points is are correct? घरेलू धन हस्तांतरण रूपरेखा की समीक्षा पर RBI के हाल ही में परिपत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 6 पॉइंट दे दिए गए हैं, इन 6 पॉइंट को वीडियो पॉज करके आप लोग पढ़ लो और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में पूछे गए हैं, और अभी ये भी बता रहा हूँ कि गलतियाँ कहाँ पे करते हो आप लोग, ये भी जानना जरूरी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पढ़ना इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। पढ़ने के लिए इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल भरा पड़ा हुआ है, कहीं से भी जाके खोज लोगे, मिल जाएंगी चीज़ें, पढ़ लोगे, लेकिन चीज़ें याद कैसे रह पा रही हैं और गलतियाँ कहाँ से कर रहे हो,
गलती कैसे कर पाओगे आप, वो चीज़ें भी मैं बताऊंगा ना। मेरी तो लगातार स्टूडेंट से इंटरेक्शन वगैरह होती रहती है ना, तो पता रहता है कि कहाँ पे बच्चे गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और आप लोगों को इस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर रहना है कि आरबीआई दूसरे आईबीपीएस जो दूसरे तरीके से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हम लोग एक तैयारी उसी हिसाब से कर रहे हैं, और किसी भी सडन चेंजेस के लिए एग्जाम में, उसके लिए हम लोगों को प्रिपेयर रहना होगा, ठीक है ना। अब तक आप लोगों ने ये सारे के सारे पॉइंट्स पढ़ लिए होंगे और इसका सही आंसर दे दिया होगा आप लोगों ने, मैं इसे उम्मीद कर रहा हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल करेक्ट, ठीक। जितने भी पॉइंट दिए गए हैं इसी सर्कुलर से उठाए गए हैं, वेबसाइट पे जाकर देखोगे आप लोग, आरबीआई के सब मिलेगा वहाँ पे आप लोगों को ये, और ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं यहाँ पे सही दिए गए हैं, ठीक है ना। जितने भी पॉइंट ये हैं ये सभी के सभी पॉइंट सही हैं, और सभी के बारे में डीप में मैंने क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से भी जाके आप लोग देख लेंगे। डीप में इन द सेंस जो एग्जाम पॉइंट अभी से जरूरी है, नेसेसरी का टाइम नहीं खराब करना होता है, ठीक है ना। वीडियो पॉज करो आप लोग यहीं पे, और सभी पॉइंट को एक बार ध्यान से पढ़ लो, चीज़ें आप लोगों को याद आ जाएंगी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि इस तरीके से भी क्वेश्चंस बनते हैं, किसी भी सर्कुलर के 7-8 पॉइंट दे देंगे और पूछेंगे कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, कोई लिमिट है, कोई परसेंटेज में चेंजेस हुआ है तो वो सब दे देंगे, और पूछ लेंगे कि क्या चेंजेस हुआ है क्या चेंजेस नहीं हुआ। तो ये सब थोड़ा सा आप लोग इस हिसाब से भी अपना माइंडसेट रेडी रहना, ठीक है ना, जिससे कि आपको गलती ना हो। सारे के सारे पॉइंट्स अभी तो मैंने इजी दे दिया है, एज इट इज सर्कुलर से उठा लिया है, आप लोग वेबसाइट पे जाके देखो तो एज इट इज़ मैंने सर्कुलर से उठा लिया है, लेकिन एग्जामिनर किसी भी पॉइंट में थोड़ा सा बहुत चेंजेस भी कर देगा। ये सारे के सारे पॉइंट आरबीआई के सर्कुलर पर मिल जाएंगे, डायरेक्टली मैंने वहीं से उठाया। लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर को अगर आपसे गलती करानी होगी तो इन्हीं सारे पॉइंट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस कर देगा और आप लोग कंफ्यूज्ड हो जाओगे, ठीक ना। कैसे कंफ्यूजन आपको होगी मैं वो बताता हूँ, गलती कहाँ पे करोगे आप लोग। देखो पॉइंट नंबर 5 पढ़ो आप लोग। पॉइंट नंबर 5 में देखो यहाँ पे IMPS और NEFT लिखा है ना, यहाँ पे RTGS कर देता, उसको गलती करानी होती तो RTGS लिख देता, और ये पॉइंट आपका गलत हो जाता। अगर आप ये बारीकी नहीं समझे हैं कि यहाँ पे IMPS और NEFT होना चाहिए, RTGS अगर आ जाता तो फिर आप गलती कर देते, ठीक, गलती कर देते आप। तो ये चीज़ें इसीलिए बारीकी को समझना है। पॉइंट नंबर 4 देखो, पॉइंट नंबर 4 में देखो यहाँ पे ये देखो आप लोग दिख रहा होगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जिक्र किया गया है। इसी इनकम टैक्स 1961 की जगह पे BR एक्ट अगर वो लिख देता, BR एक्ट लिख देता वो, या फिर RBI एक्ट लिख देता वो, ठीक है ना, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट लिख देता वो, तो अगर आपको ये नहीं याद रहता तो चीज़ें गलती हो जाती और ये एक पॉइंट गलत हो जाता। फिर आप अगर चीज़ें नहीं पता तो आंसर आप मतलब गलत करके गलती हो जाती है आप लोगों से, ठीक है ना। तो पढ़ कितना रहे हो वो ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ये भी जानो ना भाई कि गलती कैसे हो सकती है। ऐसे मतलब मैं लास्ट ईयर देख रहा था बच्चों से, जब मेरी बात हो रही थी इसी तरीके से पॉइंट दिए गए थे और बच्चे गलत कर दिए थे, ठीक है ना। तो अभी तक का जो IBPS का पैटर्न रहा है, जिस तरीके से क्वेश्चंस बनाता है उसी हिसाब से मैं आपको करा रहा हूँ। अब नया जो चेंजेस करेगा तो फिर अगले साल जो कोर्सेज वगैरह आएंगे उसमें वो चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। और मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि आप लोग भी अपना दिमाग थोड़ा सा खुला रखो, थोड़ा सा दिमाग आप लोग खुला रखो, थोड़ा सा चीज़ों को खुद से सोचने की क्षमता रखो, क्योंकि चीज़ें थोड़ा सा IBPS कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं ये सब भी तो बता ही रहा हूँ मैं ना, ये तो मैं ऑलरेडी बताता ही रहता हूँ, लेकिन अभी देखो ना ये भी बताने की गलतियाँ यहाँ पे कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे अगर चीज़ें चेंज हो जाती तो गलती आप लोगों से यहाँ पे हो जाती। एग्जामिनर जो होता है वो स्टूडेंट का जो माइंडसेट होता है वो उसको जानता है, वो एग्जाम प्रेशर को अच्छे तरीके से समझता है, ठीक ना। इसीलिए वो आपसे ऐसी गलतियाँ कराने के लिए क्वेश्चंस बनाएगा, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। तो ये जो बारीकी बता रहा हूँ ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होगी। जो भी चीज़ें पढ़ो आप लोग, जहाँ से भी पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, ये नहीं कि मुझसे ही पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ो, जो भी पढ़ो, जैसे पढ़ो, चीज़ों को बारीकी से ध्यान दो, ठीक ना। और ख़ास तौर से S2 और S3 वाले, स्केल 2 और स्केल 3 वाले, PO और क्लर्क में तो थोड़ा डीप में इतना तो नहीं जाएंगे, हालांकि अब करंट अफेयर्स में PO और क्लर्क में भी डीप में जाने लगे हैं, लेकिन स्केल 2 और स्केल 3 में तो थोड़ा डीप में जाएंगे। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना आप लोग जब भी पढ़ाई वढ़ाई करना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। RBI has recently issued revised guidelines on 25th of July 2024 for calculating the overall ceiling for loans against shares and debentures. These revised guidelines are applicable to which bank? ठीक है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है कि RBI ने हाल ही में 25 जुलाई 2024 को शेयरों और डिबेंचरों के बदले ऋण की कुल सीमा की गणना के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये संशोधित दिशा निर्देश किस बैंक पर लागू होंगे, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इस तरीके से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये जो संशोधित दिशा निर्देश हैं ये सभी प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे लागू होंगे। ऑप्शन नंबर ए, सभी प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे ये लागू होंगे, ठीक है।
तो अगर आप पढ़े रहोगे तभी आपको आएगा कि एप्लीकेबिलिटी किस पे है ये। तो ये सर्कुलर में भी मेंशन्ड है, ऑप्शन दे दिया जाएगा स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्राइवेट बैंक, एनबीएफसीज, फॉरेन बैंक, कुछ भी करके ऑप्शन दे देंगे। तो ढंग से नहीं पढ़े रहोगे तो फिर आप गलत करके आ जाओगे ना। सीलिंग वाला लिमिट का वाला सर्कुलर है ये चीज़ ना, तो आप लोग मतलब ये ध्यान रखना कि पढ़ाया गया था जो 20% सीलिंग लिमिट नहीं थी वो वाला, वहाँ से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। सभी प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव के लिए दिशा निर्देश है। आगे बढ़ते हैं। RBI has recently issued revised guidelines on 25th of July 2024 for calculating the overall ceiling for loans against share and debentures. Which date will these revised guidelines be effective? ठीक है, RBI ने 25 जुलाई 2024 को शेयर और डिवेंचर के बदले ऋण देने की कुल सीमा की गणना के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए थे। ये संशोधित दिशा निर्देश किस तारीख से प्रभावी होंगे, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है ना, कि ये जो शेयर्स एंड डिबेंचर्स वाला जो अभी गाइडलाइंस आई हुई थी ये किस तारीख से प्रभावी होगी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये देखा था कि किस पे एप्लीकेबल होगा, तो ऑल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे ये एप्लीकेबल होगा। अब ये कब से प्रभावी होगा, कब से इफेक्टिव होगा, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2025। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। याद रखना आप लोग इसको, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और बनेगा। आगे बढ़ते हैं। As per the issued guidelines in July 2024 by the RBI, on which basis primary urban cooperative banks will calculate the overall ceiling for loans against share and debentures? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। RBI द्वारा जुलाई 2024 में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्राथमिक शहरी विकास बैंक किस आधार पर शेयर्स और डिवेंचर्स के बदले ऋण की समग्र सीमा की गणना करेंगे। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए, वीडियो पॉज करो, सारे के सारे ऑप्शन देखो और बताओ कि किस बेस पे ये करेंगे, किस बेस पे कैलकुलेशन की जाएगी, ये बताओ। 14 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। 14 क्वेश्चन में कितना सही हुआ नोट करके रखना, क्लास के एंड में आप लोगों को बताना है कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए। पता चलेगा कि कितनी चीज़ें ध्यान से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और इस तरीके से क्वेश्चन अगर आ गया तो आप कैसे कर पाओगे। ठीक है ना, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भैया Tier 1 कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा Tier 1 कैपिटल हो जाएगा। और पहले जो था पहले ये ओन्ड फंड था, ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन में ओन्ड फंड भी दिया गया है। पहले ये ओन्ड फंड था, ओन्ड फंड का 20% जो होता था वो लोन शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बदले में लोन दे सकते थे सभी अर्बन प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है ना, लेकिन अब क्या किया गया है, इस ओन्ड फंड को Tier 1 कैपिटल से जोड़ दिया गया है। इस ओन्ड फंड की जगह पे Tier 1 कैपिटल के आधार पर जो है जो जितनी भी उस बैंक की Tier 1 कैपिटल रहेगी उसका 20% वो लोग जो है शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बदले में वो लोन दे सकेंगे। ये चीज़ें कर दी गई हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पे दिया गया, ध्यान रखना आप लोग, ये गलती मत करना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक ना, ऐसे बेसिक चीज़ें पूछ ली जाएंगी और आप लोग सही नहीं पढ़े हो ढंग से तो गलती कर ले जाओगे। ठीक है ना, मैंने क्या बोला कि पढ़ो कहीं से भी, कैसे भी पढ़ो, क्वेश्चन जहाँ से बनने वो चीज़ें जानना जरूरी है। पढ़ने के बाद में भी क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें नहीं याद रह रही तो फिर तो गलतियाँ मतलब है ना, कहीं पे प्रॉब्लम्स है। चलो आगे बढ़ते हैं। As per the issued guidelines in July 2024 by the RBI, primary urban cooperative banks are advised that the aggregate of their loans against the security of shares and debentures should be within the overall ceiling of how much percentage of their Tier 1 capital। RBI के द्वारा जुलाई 2024 में जारी दिशा निर्देश के अनुसार प्राथमिक शहरी बैंकों को ये सूचित किया गया है कि शेयर्स और डिबेंचर्स की सुरक्षा के विरुद्ध उनके सभी ऋणों का योग उनकी Tier 1 पूंजी के कितने प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर होना चाहिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, तो बहुत आसानी से समझ ली होगी आप लोग। 20% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 20% इसका आंसर हो जाएगा। ये लिमिट जो थी पहले भी 20% थी, रिवाइज सर्कुलर में भी 20% है। पहले इस 20% को ओन्ड फंड से लिंक किया गया था, बाद में जब रिवाइज किया गया तो इसे Tier 1 कैपिटल से कर दिया गया। ये चीज़ आप लोग याद रखना। ठीक है ना, बस इतना ही इसमें याद करने के लिए है। आगे बढ़ते हैं। As per the revised guidelines issued by the RBI in July 2024, primary urban cooperative banks are advised overall ceiling of 20% for all loan against the security of shares and debentures shall be linked to Tier 1 capital of the bank. The Tier 1 capital is calculated on the basis of which date? ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। इसमें यहाँ तक तो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। लास्ट लाइन में क्वेश्चन पूछ लिया गया है और ये जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है पहले के क्वेश्चन में, 1-2 क्वेश्चन में मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन समझो। जुलाई 2024 में RBI के द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार
प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को ये सलाह दी गई है कि शेयर्स और डिवेंचर्स के सिक्योरिटी के अगेंस्ट सभी ऋणों के लिए 20% की समग्र सीमा बैंक की टीयर 1 पूंजी से जुड़ी होगी। मतलब बैंक की टीयर 1 पूंजी का 20% तक ही वो जो है शेयर्स एंड डिवेंचर्स के अगेंस्ट में वो लोन वगैरह दे सकते हैं। अब इस टीयर 1 पूंजी की गणना किस तारीख के आधार पर की जाएगी? भाई बैंक की टीयर पूंजी कब कैलकुलेट करोगे? 1857 का टीयर 1 कैपिटल थोड़ी कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। आज़ादी के बाद का, आज़ादी के पहले का, आज का, कल का, परसों का, कब का, वो डेट पूछी गई है इसमें आप लोगों से। समझना कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, तो वो आप लोगों को बताना है, ठीक। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन देखो आप लोगों को किस किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। मैं बता रहा हूँ ना कि हर वो पॉसिबल चीज़ें मैंने ट्राई की हैं जिस हिसाब से IBPS एग्जामिनर सोच सकता है, ठीक है ना। हर उस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश की है। बाकी तो मतलब वही जाने कि क्या ही आएगा, लेकिन हम लोगों को तैयारी अपनी अच्छी रखनी है, ठीक है ना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, एज ऑन दी 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, पिछले वित्त वर्ष के 31 मार्च तक, ठीक है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के 31 मार्च तक जितनी भी टीयर 1 कैपिटल होगी उसी का 20% ही प्राइमरी यूसीबीज के द्वारा लोन दिया जा सकेगा शेयर्स एंड डिवेंचर्स के अगेंस्ट, ठीक। तो ये 20% वाली लिमिट भी आप लोग याद रखना और ये डेट भी याद रख लेना। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो 31 मार्च होगा वहाँ तक का जितना भी टीयर 1 कैपिटल है, 100 रुपये उसका टीयर 1 कैपिटल है, तो 20 रुपये तक का ही वो दे सकता है लोन, ठीक है ना, शेयर्स एंड डिवेंचर्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना, ये भी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। एज पर द RBI सर्कुलर इशूड इन July 2024 on small value loans, primary urban cooperative banks, what is the new deadline for ECBs to ensure at least 50% of their aggregate loans and advances are small value loans? जुलाई 2024 में लघु मूल्य ऋण प्राथमिक शहरी बैंक पर जारी RBI के परिपत्र के अनुसार यूसीबीज के लिए यह सुनिश्चित करने की नई समय सीमा क्या है कि उनके कुल ऋण और अग्रिमों का कम से कम 50% लघु मूल्य है। ये इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। स्मॉल वैल्यू लोन्स प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर RBI का एक सर्कुलर आया हुआ था, ठीक है ना। और उसमें उसने ये इंश्योर करने के लिए बोला था यूसीबीज को कि उनका जो लोन्स और एडवांसेस का एग्रीगेट है उसका कम से कम 50% लोन स्मॉल वैल्यू लोन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो है ये कब से, मतलब ये डेडलाइन क्या है, न्यू डेडलाइन क्या है, ये कब से ये मतलब एप्लीकेबल होगा, ये चीज़ें इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 मार्च 2026, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 31 मार्च 2026, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। यूसीबीएस के 50% एग्रीगेट लोन्स एंड एडवांसेस स्मॉल वैल्यू लोन्स हैं, ये इंश्योर करने की डेडलाइन 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है। पहले ये डेडलाइन क्या थी ये पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो पहले ये डेडलाइन 31 मार्च 2024 तक थी, ठीक। ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं। एज पर RBI सर्कुलर इश्यूड इन जुलाई 2024 ऑन स्मॉल वैल्यू लोन्स प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, व्हाट इज द न्यू डेडलाइन फॉर यूसीबीज टू इंश्योर एट लीस्ट 40% ऑफ देयर एग्रीगेट लोन्स एंड एडवांसेज आर स्मॉल वैल्यू लोन्स। ध्यान रखना ये सेम क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे बस 40% कर दिया गया है और उस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में 50% था, ठीक है ना। 50% करने की डेडलाइन अलग दी गई है, 40% की डेडलाइन अलग दी गई है, दोनों आपको याद रखना है। 50% का पिछले क्वेश्चन में बताया, 40% की डेडलाइन इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। इसमें क्या पूछा गया है, जुलाई 2024 में लघु मूल्य ऋण प्राथमिक शहरी सरकारी सहकारी बैंक यूसीबीज पर जारी RBI के परिपत्र के अनुसार यूसीबीज के लिए यह सुनिश्चित करने की नई समय सीमा क्या है कि उनके कुल ऋण और अग्रिमों का कम से कम 40% मूल्य लघु ऋण हो, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये 40% पूछा गया है, क्वेश्चन का डिफरेंस आप लोग समझना, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 31 मार्च 2025, उसका क्या था, इसका क्या हो गया, इसका हो गया 31 मार्च 2025, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। पिछला और दोनों क्वेश्चन मैंने बताया ना मिलता जुलता है, तो ये उसमें 50% था और इसमें 40% कर दिया गया है, बस इतना ही है। तो ये जो 40% इंश्योर करने की डेट है वो 31 मार्च 2025 है, याद रखना। इन दोनों क्वेश्चन में केवल और केवल परसेंटेज बदला है और परसेंटेज बदलने के साथ में इनकी डेडलाइन की जो डेट है वो भी बदल गई है। तो क्वेश्चन की बारीकियों को समझते हुए चलना, चीज़ों को याद करते हुए चलना। इन दोनों क्वेश्चन को एग्जामिनर दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, ठीक है ना।
अब वो भी मैं बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से पूछ सकता है, क्योंकि इस हिसाब से माइंड मेकिंग आप लोग करो, कब कहाँ क्यों कैसे ये सब खुद से सोचा करो। आप लोग पढ़ाने के टाइम पे भी क्विजेज वगैरह जब टेलीग्राम वगैरह पे दे रहे हो तभी आप समझ पाओगे। क्वेश्चन की फ्रेमिंग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एग्जामिनर कर सकता है, किस तरीके से और इस क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, जान लो। देखो जैसे इसमें डेट दे दिया जाता, इसी क्वेश्चन में सारा कुछ दे दिया, इसी तरीके से सारा क्वेश्चन रहता और ये पूछ लेता कि 31 मार्च 2000 तक कितना परसेंट करने की डेडलाइन है, तो फिर उस कंडीशन में 40% हो जाता, उस कंडीशन में ये आंसर 40% हो जाता, ठीक है ना। और 31 मार्च 2025 करता तो ये हो जाता, और 31 मार्च 2026 करता तो उस कंडीशन में 50% आंसर हो जाता, ठीक। यहाँ पे क्या किया गया है कि परसेंटेज देके डेट पूछ ली गई है, मैंने जो फ्रेम किया है, एग्जामिनर क्या करता डेट देके परसेंटेज भी पूछ लेता, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन वाइस वर्सा इसका हो जाता। तो ये चीज़ भी आप लोग समझना, इस तरीके से चीज़ों को सोचते मतलब इंप्लीमेंट करना, जब भी जहाँ से भी पढ़ाई करो, जैसे भी पढ़ाई करो। ये तो चलो आरबीआई के सर्कुलर में करा रहा हूँ, जो वीकली क्लासेस जो मैं कराता हूँ जहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो एक्सप्लेनेशन वगैरह मैं बताता हूँ, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। भाई कोई टीचर भगवान थोड़ी, उसको थोड़ी पता है कि आईबीपीएस कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत ये भी बताते हुए चल रहा हूँ कि काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस हो गया, मतलब टाइम हो गया बच्चों से बातचीत करते हुए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया रहता है, तो उससे आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। इस तरीके से भी आप लोग थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करो तो गलती आप लोग नहीं कर पाओगे। कल एक क्विज मैंने कराई हुई थी टेलीग्राम चैनल पे अपने, उसमें एक सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो इस बार जीएसटी डे सेलिब्रेट किया गया है उसकी थीम क्या थी, बस इतना ही पूछा था। समग्र विकास, सशक्त विकास, व्यापार, इस तरीके से था, और समग्र और सशक्त को मैंने चेंज कर दिया था, बच्चे गलती कर दिए थे, ठीक है ना। तो इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाओ आप लोग, जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं थोड़ा सा मतलब माइंड में रखो। मेरा मतलब मोटो सिर्फ इतना ही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिलीवर कर दूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को हेल्प हो जाए, क्योंकि कोर्सेज वगैरह आप लोग लिए और पढ़ाई करो तो चीज़ें गलती ना हो। इतनी मेहनत करने के बाद में भी अगर चीज़ें गलत हो जाती हैं तो फिर बुरा आपको भी लगता है और आपसे ज़्यादा मुझे भी लगता है कि इतनी मेहनत साल भर की बेकार गई। फिलहाल ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। एज पर द आरबीआई सर्कुलर इशूड इन जुलाई 2024 on small value loans primary urban cooperative banks, how much percentage of UCB's tier 1 capital will be considered as small value loan। जुलाई 2024 में लघु मूल्य ऋण प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक पर जारी आरबीआई के परिपत्र के अनुसार यूसीबीज की टियर 1 पूंजी का कितना प्रतिशत लघु मूल्य ऋण माना जाएगा, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 0.2%, इसका जो आंसर हो जाएगा 0.2%। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। देखो नॉर्मल जो कंडीशन होती है, नॉर्मल कंडीशन में अप टू 25 लाख रुपीस तक ही स्मॉल वैल्यू लोन के रूप में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर यूसीबीज की टियर 1 कैपिटल का 0.2% 25 लाख रुपए से ज़्यादा हो गया तो उस कंडीशन में स्मॉल वैल्यू के रूप में जो ज़्यादा वैल्यू है वो कंसीडर उसको हम लोग करेंगे, ठीक है ना। ठीक, काफ़ी डीप में मतलब समझाया गया है, इस चीज़ को समझना। 25 लाख से ज़्यादा होगा तो स्मॉल वैल्यू लोन के रूप में उसे कंसीडर करेंगे जो ज़्यादा होगा, ठीक है, और नहीं तो फिर यही हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। एज पर द आरबीआई सर्कुलर इशूड इन जुलाई 2024 ऑन स्मॉल वैल्यू लोन्स प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल वैल्यू लोन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। जुलाई 2024 में लघु मूल्य ऋण प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक पर जारी आरबीआई के परिपत्र के अनुसार किसी भी परिस्थिति में लघु मूल्य ऋण का अधिकतम मूल्य क्या है, मतलब कि किसी भी कंडीशन में जो स्मॉल वैल्यू लोन है वो किससे ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी कि स्मॉल वैल्यू लोन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, अब तक आप लोगों ने बता दिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर है 1 CR, ठीक है ना, 1 CR ऑप्शन नंबर है। 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा किसी भी हालत में स्मॉल वैल्यू लोन नहीं हो सकता है, चाहे टियर 1 कैपिटल का 0.2% 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाए। अगर टियर 1 कैपिटल का 0.2% 1.5 करोड़ रुपए हो रहा है, तब 1.5 करोड़ रुपए को स्मॉल वैल्यू लोन के रूप में कंसिडर नहीं करेंगे, 1 करोड़ रुपए को ही स्मॉल वैल्यू लोन के रूप में कंसिडर करेंगे, यानी कि अप टू 1 करोड़ रुपीज़ तक के जो लोन्स होंगे वो स्मॉल वैल्यू लोन के रूप में कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है ना। स्मॉल वैल्यू लोन की मैक्सिमम लिमिट है ये, ठीक। और सर्कुलर पढ़ाने के टाइप में सब चीज़ें, सब कुछ पढ़ाया गया है चीज़ें, ठीक है ना। खुद से भी पढ़े होगे तो आरबीआई की वेबसाइट पे डायरेक्टली लिखा गया था वहाँ पे,
तीसरी और चौथी लाइन थी वहाँ पे डायरेक्टली ये लिखा गया था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या की गई है, कैसे की गई, इसके लिए भी आप लोगों को तैयार रखना है। मैं बार बार ये चीज़ समझाते हुए चल रहा हूँ कि किसी भी नए पैटर्न के लिए, किसी भी नए तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाए उसके लिए आप लोग तैयार रहो, ये मेन मोटो है। क्योंकि कंटेंट तो पूरा डिलीवर किया जा रहा है, लेकिन IBPS वहाँ पर अगर खेल कर देता है तो फिर आप लोग गलती कर जाते हो, और वो करना नहीं है। उसके लिए मैं आपको जितना मैक्सिमम पॉसिबल मेरा एफर्ट है मैं दूंगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। इस तरीके की क्लासेस के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। RBI on its circular in July 2024 has increased the deadline by how many years for all urban primary cooperative banks to ensure at least 50% of their aggregate loans and advances are small value। RBI ने जुलाई 2024 में अपने परिपत्र में सभी प्राथमिक शहरी बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके कुल ऋण और अग्रिमों का कम से कम 50% लघु मूल्य ऋण है कि समय सीमा कितने साल तक के लिए बढ़ा दी है, ठीक है ना। सीधा सीधा पूछो, देखो इसमें ये पूछा गया है कि जो स्मॉल वैल्यू लोन्स वाला जो ये आया हुआ है ना RBI का सर्कुलर जो आया नहीं है, ठीक है ना, स्मॉल वैल्यू लोन्स वाला, उसमें ये इंश्योर करने का कि उनका 50% कि उनका जो 50% लोन्स है वो उनके एग्रीगेट लोन्स एंड एडवांसेस का 50% लोन स्मॉल वैल्यू लोन है। ये समय सीमा कितने साल तक के लिए बढ़ा दी गई है, ये इसमें पूछा गया है, बस इतना सही है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पिछले 2-3-4 क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे, मुरारी बापू की कथा के तरीके से नहीं सुने होंगे और वीडियो के एंड में पंजीरी और चरणामृत के इंतजार में नहीं बैठे होंगे, तो आंख बंद करके इसका आंसर दोगे आप लोग। और अगर इसका आंसर अभी भी नहीं दे पा रहे हो तो सोचो कि किस लेवल पे आप लोग, किस हिसाब से आप लोग क्लासेस को देख रहे हो और कितना दिमाग आपका यहाँ पे लग रहा है, ठीक है ना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2 ईयर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 2 ईयर्स इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। बताया था ना आप लोगों को, पहली इसकी डेडलाइन क्या थी, 31 मार्च 2024 थी, अभी बताया था ना आप लोगों को। बाद में ये डेडलाइन इसकी बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 31 मार्च 2026 हो गई है। कितना हुआ, 2 ही साल तो हुआ, ठीक है ना, 2 ही साल तो हुआ ना, तो 2 साल का डिफरेंस हुआ, बस इतना ही है। और ये क्वेश्चन आप लोग तभी से कर पाओगे जब ढंग से पढ़े रहोगे। हालांकि जब आप लोग सर्कुलर पढ़ोगे तो वहाँ पे एक छोटा सा एक पॉइंट लिखा है, एक जगह लिखा भी है कि 2 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना, लेकिन उतना छोटा लिखा गया है कि भूल जाओगे आप लोग। नहीं भूलते तो वेल एंड गुड है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भूल ही जाओगे, लेकिन अगर भूल भी जाते हो वो चीज़, तो अगर पुरानी डेडलाइन और नई डेडलाइन है तो बस दोनों के डेडलाइन के बीच का डिफरेंस कितना है उतना ही तो करना है, ठीक है ना। और ये सब कुछ क्लासेस में बताई गई हैं, सब कुछ सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। और ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए फ्रेम किया था कि आप लोगों को एक आइडिया लग सके कि क्वेश्चन और किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। सर्कुलर सबको पढ़ा दिया है, सर्कुलर आप हमसे पढ़े होंगे, कहीं और से पढ़े होंगे, RBI की वेबसाइट से डायरेक्ट जाके पढ़े होंगे, PDF पढ़े होंगे, लेकिन क्वेश्चन कितना कर पा रहे हैं जब क्वेश्चन बदल दिया जा रहा है, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। और ये जो भी चीज़ें हैं डायरेक्ट कंटेंट से मैं उठा रहा हूँ, अगर इसको आप कर पा रहे हो तो आप समझो कि चीज़ें आपको याद हैं और आप अच्छे से कर पा रहे हो, और नहीं कर पा रहे हो तो फिर बाकी लोगों के तरीके से ये भी बोल देना एग्जाम के बाद में आप लोग कि मास्टर साहब ने तो पढ़ाया ही नहीं था, जैसे लोग बोलते हैं ना। तो उन सब चीज़ों के लिए भी मैं थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हूँ, ठीक है ना। समझना चीज़ें बारीकी समझना, मेन मोटो क्या है ना, इस तरीके के MCQs कराने का मेन मकसद ये है कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं, और ऐसा नहीं कि ऐसे ही किए जा सकते हैं, और भी दूसरे तरीके से किए जा सकते हैं। तो बारीकी को आप लोग समझते रहना। 2 ईयर्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच लाइन ऑफ क्रेडिट हैज़ रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द एग्जिम बैंक टू द गवर्नमेंट ऑफ गुयाना फॉर इंस्टॉलिंग ए सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट एट चेट्टी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन टाइमरी गुयाना, ठीक है। हाल ही में एग्जिम बैंक ने गुयाना सरकार को टाइमरी गुयाना में चेट्टी जगन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सौर फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए कितनी क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट दिया हुआ है, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। हालांकि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने RBI के सर्कुलर के टाइम पे नहीं पढ़ा हुआ था, ये क्वेश्चन हम लोगों ने MCQ के फॉर्मेट में डिस्कस कर लिया था। RBI ने इसके लिए सर्कुलर जारी किया था, तो इसका सर्कुलर पढ़ने का मतलब नहीं था। उसका सर्कुलर जब RBI को उठा के देखोगे तो लाइन ऑफ क्रेडिट दुनिया भर का आँचा पाँचा दिया गया, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन बनना है सीधे सीधे उतना जानो, ठीक है ना। तो हम लोग इसको सर्कुलर वाले टाइम पे नहीं, इसको MCQ के फॉर्मेट में डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा। सही उत्तर इसका 2.5 मिलियन USD हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बस इतना ही जानने की जरूरत है, आगे बढ़ो। The Reserve Bank of India has permitted banks to use rating by Brickwork Rating India Private Limited for loans up to, ठीक ना। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को
कितने तक के ऋण के लिए ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की रेटिंग का उपयोग करने की अनुमति दी है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, और ये क्वेश्चन भी आरबीआई के सर्कुलर में था, लेकिन ये इस क्वेश्चन को हम लोगों ने एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस किया हुआ है क्लास में। तो क्लास अगर आप लोग देखे हो ढंग से तो इसका सही आंसर आप बता दो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 250 करोड़ रुपये, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 250 करोड़ रुपीज़, ठीक है। आरबीआई ने बैंकों को 250 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की रेटिंग का उपयोग करने का अनुमति दे दिया है। तो ये 250 करोड़ रुपए आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे, RBI has introduced new prompt corrective action framework for urban cooperative banks to provide more focus on larger UCBs that require more intensive monitoring by optimal utilization of supervisory resources in July 2024. This framework will be effective from which date? ठीक है ना। RBI ने क्या किया है कि RBI ने जुलाई 2024 में शहरी सहकारी बैंकों के लिए नया त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा पेश किया है, ताकि जो बड़े यूसीबीज हैं उन पर अधिक ध्यान दिया जा सके, जिससे कि पर्यवेक्षी संसाधनों के इष्टतम उपयोग द्वारा अधिकतम गहन निगरानी की आवश्यकता होती है। यह ढांचा किस तारीख से प्रभावी होगा? ठीक है ना। देखो क्या बोला गया है इसमें, आरबीआई ने अभी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क यूसीबीज के लिए नया प्रॉम्प्ट करेक्टिव फ्रेमवर्क जो है वो इशू किया हुआ है, इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो ये जो है ये किस डेट से प्रभावी होगा, किस डेट से ये इफेक्टिव होगा, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 2025, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 से ये जो है प्रभावी हो जाएगा। ठीक, एमसीक्यू के फॉर्मेट में इस सर्कुलर को हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया हुआ था। ये सर्कुलर जो था हम लोगों ने एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्लासेस में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया हुआ था, तो वो आपको याद आ रही होंगी चीज़ें जो भी आप लोगों को पढ़ाई गई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। RBI has introduced new PCA framework for urban cooperative bank in July 2024. Which type of UCBs will not be covered under this new framework? ठीक है, RBI ने जुलाई 2024 में शहरी सहकारी बैंकों के लिए नया PCA फ्रेमवर्क पेश किया हुआ है। इस नए ढांचे के तहत में किस प्रकार की UCBs नहीं शामिल होंगे, ये आप लोगों को बताना है। पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, MCQ के फॉर्मेट में क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। सही आंसर आप लोग इसका दे दो। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। जो भी टीयर 1 के यूसीबीज होंगे वो इस फ्रेमवर्क में नहीं आ रहे हैं, उनको इस फ्रेमवर्क में कवर नहीं किया गया है। लेकिन टीयर 1 यूसीबीज पर जो अभी एग्जिस्टिंग सुपरवाइजरी सिस्टम्स है उसके तहत में निगरानी जारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि उन पर निगरानी नहीं की जाएगी। अब टीयर 1 यूसीबीज, टीयर 2 यूसीबीज, टीयर 3 यूसीबीज, टीयर 4 यूसीबीज क्या होती हैं आपको पता होगा। सबका डिपॉजिट साइज वगैरह होता है, उसी डिपॉजिट साइज के हिसाब से यूसीबीज को कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है ना। इस सर्कुलर में हर यूसीबीज के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड वगैरह बनाए गए हैं। तो टीयर 1 यूसीबीज के लिए डिपॉजिट साइज क्या होगा, 2 के लिए क्या होगा, 3 के लिए क्या होगा, पिछली क्लासेस में कई बार मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आपको पता होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। नहीं पता है तो गूगल कर लेना, देख जरूर लेना। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से एग्जाम में नहीं पूछेंगे तो इंटरव्यू में पूछ लेंगे। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक चीज़ें, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, ये चीज़ आप लोग कर लेना। आगे बढ़ते हैं। As per RBI's recent circular in July 2024 on fully accessible route, which type of government securities has been excluded from the fully accessible route? जुलाई 2024 में पूर्णतः सुलभ मार्ग पर आरबीआई के हालिया परिपत्र के अनुसार किस प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों को पूर्णतः सुलभ मार्ग से बाहर रखा गया है? आरबीआई ने क्या किया है कि आरबीआई ने अभी फुल्ली एक्सेसिबल रूट पर एक सर्कुलर जारी किया हुआ है, और उस सर्कुलर के हिसाब से किस टाइप की जो सिक्योरिटीज़ हैं, किस टाइप की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इस रूट के से बाहर रखा गया है, एक्सक्लूडेड बोला गया है ना, तो किस टाइप की सिक्योरिटीज़ को इस रूट से बाहर रखा गया है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन में देखो दिया भी गया है, आप लोग पढ़ लिए होगे अभी तक, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग बता भी दिए होगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये। ठीक है ना, सिक्योरिटीज़ विद मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 14 ईयर्स एंड 30 ईयर्स, 14 और 30 सालों की मेच्योरिटी पीरियड के साथ में जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको फुल्ली एक्सेसिबल रूट से बाहर रखा गया है। और एक बात और एडिशनल चीज़ें यहाँ पे जानो कि अगर अब इसमें इस सर्कुलर में तो ये भी बोला गया है कि अब ये सर्कुलर इस तरीके की सिक्योरिटीज जब जारी नहीं होंगी, ठीक है ना, नेट जब ये इस तरीके की सिक्योरिटीज जब अब जारी की जाएंगी तो जो हमारे एनआरआईज, जो हमारे नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स होंगे वो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या कहा गया है कि अगर इस तरीके की सिक्योरिटीज़ में
जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें उसकी जो लिमिट है उसका सामना करना पड़ेगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर दें, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, और इस सर्कुलर में और भी जो भी चीज़ें बताई गई थी वो भी आप लोग इसी समय पे रिकॉल कर लेना और क्या क्या चीज़ें पढ़ाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। When was the fully accessible route introduced by the RBI? RBI के द्वारा फुल्ली एक्सेसिबल रूट कब स्टार्ट किया गया था, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन में पढ़ाया गया था, डायरेक्ट उठा लिया गया है डेट, ये 30 मार्च 2024, ठीक है ना। पहले या दूसरे पैराग्राफ में RBI सर्कुलर में मेंशन है ये। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 30 मार्च 2020 को ये जो फुल्ली एक्सेसिबल रूट है ये RBI के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आज की इस क्लास का। As per RBI's recent circular in July 2024 on fully accessible route through which market existing stock of government securities in 14 years and 30 years tenure already included as specified securities under the fully accessible route will be available under the fully accessible route for investment by non-resident investors, ठीक है ना। क्या बोला गया इसमें, पूर्ण रूप से सुलभ मार्ग पर जुलाई 2024 में RBI के हालिया प्रपत्र के अनुसार किस बाजार के माध्यम से पूर्ण रूप से सुलभ मार्ग के तहत पहले से ही निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के रूप में शामिल 14 वर्ष और 30 वर्ष की अवधि में सरकारी प्रतिभूतियों के मौजूदा स्टॉक गैर निवासियों द्वारा निवेश के लिए पूर्ण रूप से सुलभ मार्ग के तहत में उपलब्ध होंगे, ठीक है ना। हिंदी थोड़ा सा मुझे लग रहा है अंग्रेजी से ज़्यादा कठिन हो गई है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखो, RBI के द्वारा फुल्ली एक्सेसिबल रूट का एक अभी वो आया हुआ था जिसमें जो 14 साल की मेच्योरिटी वाली और 30 साल की मेच्योरिटी वाले जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनको अब इससे बाहर कर दिया गया फुल्ली एक्सेसिबल रूट से। फुल्ली एक्सेसिबल रूट से बाहर कर देने का मतलब ये हो जाएगा कि जो नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स हैं वो इसको अब मतलब इसमें नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो नई आएंगी, जो पुरानी है उसमें तो कर ही सकते हैं। तो जो पुरानी है, जो पुरानी सिक्योरिटीज़ हैं जो ऑलरेडी पहले से इशू हो रखी हैं, जिनको कि एज ए स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ के रूप में मेंशन किया गया है, उनमें अगर किसी नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है तो वो इनमें से किस मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है। नई में तो कर ही नहीं सकता, लेकिन जो पुरानी ऑलरेडी से इशूड है उसमें अगर वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो जो ये ऑप्शन में दिया गया है किस मार्केट के थ्रू इसमें इन्वेस्ट करना कर सकता है, ये इसमें पूछा गया। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है ना। कई बार तो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो जाएगा कि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सेकेंडरी मार्केट, ऑप्शन नंबर बी। अब ये प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, इसमें समय उलझने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर याद रखो, बस इतनी चीज़ें हैं, ठीक है ना। 14 साल और 30 साल की मेच्योरिटी वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को फुल्ली एक्सेसिबल रूट से हटा दिया गया है, ठीक है ना। अब जो नई सिक्योरिटीज जारी की जाएंगी वो फुल्ली एक्सेसिबल रूट के तहत में अवेलेबल नहीं रहेंगी, ठीक है। तो इस मेच्योरिटी के साथ में जब नई जो जारी की जाएंगी वो फुल्ली एक्सेसिबल रूट के लिए एक्सेसिबल नहीं रहेंगी, तो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए जो नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स हैं वो एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। तो जो नई सिक्योरिटी जाएंगी, जो नई गवर्नमेंट सिक्योरिटी जाएंगी 14 साल और 30 साल की मेच्योरिटीज़ वाले, क्योंकि उनको फुल्ली एक्सेसिबल रूट के उससे हटा दिया गया है, इसलिए जो फॉरेन जो नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स हैं वो उसमें नई वाले में तो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसी मेच्योरिटी के साथ, ये ध्यान रखना, 14 साल और 30 साल की मेच्योरिटी के साथ पहले से ही जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी की जा चुकी हैं उनमें नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स सेकेंडरी मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक। सब कुछ क्लासेस में पढ़ाया गया, बहुत अच्छे से बताया गया। ये क्लास यहीं पर खत्म होगी। 28 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है ना। और इस 28 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना सही किया है ये आंसर आप करके बता दो। हमसे पढ़े हो, खुद से पढ़े हो, कहीं और से पढ़े हो, फलाने से पढ़े हो, ढिमाके से पढ़े हो, डजेंट मैटर। क्वेश्चन कितने सही करके पाए हो आप लोग, ये आप लोग बता दो। और इस तरीके से क्वेश्चन भी फ्रेम किया जाता, किस किस तरीके से क्वेश्चन भी फ्रेम किया जा सकता है वो भी आप लोगों को जानना जरूरी है। वो भी मैंने बताने की कोशिश किया है कि यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देते रहना है, ठीक। तो आंसर आप लोग कमेंट कर बताओ कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए। अगली क्लास में हमारी मुलाकात आपकी फिर से होगी। यूट्यूब पर अगर देख रहे हो तो क्लासेस वगैरह को शेयर वगैरह करते रहा करो, थोड़ा बहुत मोटिवेशन हम लोगों को भी मिलता है। पेड क्लासेस में देख रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, शेयर आप मतलब कोर्सेज वगैरह शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। अगली क्लास में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए पढ़ाई जोरदार तरीके से करते रहो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्विजेस दबा के करा रहा हूँ, वहाँ पे करो। ऐसा नहीं है, ये दिमाग पे माइंडसेट मत बिठा लो कि सारे के सारे क्वेश्चन RBI सर्कुलर से भी आएंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट कमिटीज़ पे क्वेश्चन आते हैं, लोन्स पे क्वेश्चन आते हैं, GDP पे क्वेश्चन आते हैं, हाँ। RBI की जनरल रिपोर्ट आई हुई है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। RBI की मॉनेटरी पॉलिसीज़ पे से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा नहीं कि RBI की सर्कुलर का दबा दब पड़े हुए हो।
और ये भी जानो कि किस तरीके के क्वेश्चंस को छोड़ना, नेसेसरी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो ये चीज़ भी आप लोग जानना, ठीक है ना। और इसकी जो PDF है वो ऐप पर आप लोगों को अवेलेबल करा दी जाएगी इस क्लास के बाद में। ई बुक्स वाले सेक्शन में जाके आप लोग वहाँ पे इसकी PDF आप लोग ले सकते हैं, सबके लिए अवेलेबल है, वो फ्री में है, ठीक। चलो धन्यवाद, अगली क्लास में हम आप फिर से मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ।